सबसे पहले मैं यहाँ पे आपको ये शो कर रहा हूँ कि मैं यहाँ पे गूगल पेज पे हूँ, एंड गूगल पेज पे मैं उसी ईमेल आईडी से लॉग इन हूँ, क्योंकि ये एक्टिविटी को देखने के लिए हमें सबसे पहले उसी ईमेल आईडी से लॉग इन होना है जो हमने अपने मोबाइल में लॉग इन कर रखा है जिस ईमेल आईडी से। इससे एक सिक्योरिटी मीन्स कि हम ये मानते हैं कि गूगल हमारे हर चीजों को ट्रेस कर रहा है, ये हमें सबको पता है, लेकिन वो ट्रेस के साथ साथ हमें कुछ सिक्योरिटीज भी दे। एज अ गार्जियंस अपने बच्चों पे भी नजर रख सकते हैं इसके थ्रू कि एज अ उसकी लास्ट लोकेशन कल की कहाँ थी, और 2 महीने पहले की कहाँ थी, और 3 महीने पहले की कहाँ थी, या 2 साल पहले की कहाँ थी। तो सिंपल मैं यहाँ पे क्या करूंगा, सिंपल ये मैं अपने ईमेल आईडी से लॉग इन, दैट माय email ID is rajabhishek ar106@gmail.com, एंड ये वही ईमेल आईडी है जो मैं अपने एंड्रॉइड मोबाइल से लॉग इन। तो उसके बाद मैं यहाँ पे सिंपल मैं यहाँ पे आऊंगा एंड मैनेज योर गूगल अकाउंट पे, ठीक है। मैनेज योर गूगल अकाउंट पे जाने के बाद प्रिवेसी एंड पर्सनलाइजेशन ऑप्शंस होती है हमारे पास। आई होप कि बहुत लोगों ने शायद से कभी ट्राई किया हो, नहीं किया हो तो मैं आज इस चीज को इलस्ट्रेट कर रहा हूँ। तो मैनेज योर डेटा एंड पर्सनलाइजेशन में आपको जाना है, सिंपल। एंड यहाँ आप देखोगे एक्टिविटी कंट्रोल्स होती है। इस एक्टिविटी कंट्रोल में आप देखोगे आपके बाय डिफॉल्ट वेब एंड ऐप एक्टिविटी, लोकेशन हिस्ट्रीज, यूट्यूब हिस्ट्रीज, वो सारी हिस्ट्रीज यहाँ पे मेंटेन हो रही होती है। मीन्स कि आपने वेब पे क्या सर्च किया, आपने एप्लीकेशन कौन कौन से यूज किए, आप लास्ट लोकेशन आपकी कहाँ थी, आप अभी कहाँ हो, कहाँ गए थे, अभी तक क्या हो रहा था, मतलब आपने कहाँ कहाँ ट्रैवल किया है, यूट्यूब पे आपने कौन सी मूवीज देखी हैं, कौन से गाने सुने हैं, सारी चीजें। सो मैं सिंपल मैनेज और एक्टिविटी कंट्रोल्स पे जाता हूँ एंड मैं अपनी सिर्फ लोकेशन रिवील करता हूँ, क्योंकि सबकी अपनी अपनी पर्सनल लाइफ होती है। सो मैनेज एक्टिविटी, एंड मैनेज एक्टिविटी में यहाँ पे आऊंगा तो मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ कि मेरी लोकेशंस क्या क्या है। मीन्स कि ऑल ओवर द इंडिया मैं इतनी जगह ट्रैवल कर चुका हूँ। मीन्स कि मैं घूमता कभी कभी, मतलब जैसे अपने घर जाता हूँ तो मैं इधर उधर घूमता रहता हूँ। तो फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं देख लेता हूँ लास्ट दिसंबर 30 की, जैसे मुझे डेट याद है कि मैं उस दिन मैं एक एग्जाम देने गया था, तो 30 दिसंबर को ये मेरी फुल हिस्ट्री है लोकेशन की। मीन्स की होम 3236 मेरा होम एड्रेस भी आ रहा है इवन की यहाँ पे। मैं अपने बाइक से 7.2 किलोमीटर जाकर सक्षम के लिए इंस्टीट्यूट गया था एग्जाम देने के लिए, एंड फिर वापस थोड़ी देर के बाद मतलब एग्जाम के बाद 6.9 किलोमीटर बाइक ड्राइव करके मैं विद्यार्थी बुक डिपो मीन्स की चैतक ब्रिज के पास मैं बुक कुछ खरीदने गया हूँ, और फिर वापस मैं घर आकर अपनी बाइक को लगा 1.3 किलोमीटर, मतलब मैं कहीं डिस्टेंस पे ट्रैवल किया था। और उसके बाद मैं वापस अपने घर पे आया था, मतलब घर पे आने के बाद फिर से मैं 1.3 किलोमीटर ट्रैवल मतलब वॉकिंग पे गया था। उसके बाद फिर मैं, ये सारे ड्यूरेशंस हैं, ये मेरे टाइम है कि मैं किस टाइम पे कहाँ था, और ये एग्जैक्ट टाइमिंग होती है, कभी 1-2 मिनट ऊपर नीचे हो जाए तो ये तो गूगल है, ये उसके अपने टाइम सिंक्रोनाइजेशन पे चलती है, लेकिन ये सारी चीजें आपके यहाँ पे शो करें। ये 2019 की बात है। अगर मैं 2020 की बात 2019 की अगर मैं यहाँ पे चेक करूँ, एंड इन मंथ ऑफ मार्च जो अपने लॉकडाउन होने वाली थी, मुझे याद है कि 14 मार्च को मैं अपने घर से वापस आया था। मैं उस टाइम पे, ये मेरी लास्ट जॉब लोकेशन थी, जो मैं 14 मार्च को मैं घर से आकर मैं एपन गया था एज अपने जॉब लोकेशन पे। तो ये सारी चीजें एक्टिविटीज हैं। ये तो सिंपल मैंने अभी आपको लोकेशंस रिवील की, ऐसे ही आपकी यूट्यूब हिस्ट्रीज होंगी, ऐसे आपके अपने वेब एक्टिविटीज होंगे, आपने एप्लीकेशंस कौन कौन सी यूज किए, ये सब होंगे। और यही एक फीचर हमें नहीं प्रोवाइड करता है, हमें इस ऑप्शन से और भी चीजें ये होती हैं कि इन केस कभी जैसे सिक्योरिटीज में आप आओगे तो यहाँ पे आपको ये बता देगा कि आपने कौन कौन सी मोबाइल से लॉग इन कर रखी, आपने अपने इस ईमेल को कौन कौन सा स्टोर कर रखा है। एज ऑफ मेरा ये मोबाइल अभी गैलेक्सी A71 मेरे पास है, और इसके बारे में अगर मैं मोर डिटेल्स में जानना चाहता हूँ तो ये यहाँ से मैं साइन आउट भी कर सकता हूँ, मैं डोंट रिकॉग्नाइज दिस डिवाइस में रिमूव भी कर सकता हूँ। इवन कि अगर मुझे लगता है कि मेरा मोबाइल गुम गया है, मतलब मैं अपने मोबाइल रखा था, मेरा मोबाइल कोई गुम गया है, या फिर वहीं पे उसी एरिया में मीटिंग हो रही थी, वहां पे किसी ने मेरे मोबाइल को उठा लिया है और किसी ने साइलेंट कर दिया, तो इवन यहाँ पे फाइंड अ डिवाइस की एक आपके पास ऑप्शन होती है, जिसमें आप जाकर इस चीज को एक्सेप्ट कर लो। ठीक है, एक्सेप्ट करने के बाद आप सिंपल, अगर आपका मोबाइल साइलेंट भी होगा
तो ये साउंड प्ले कर देगा। ये ऑटोमेटिक, अगर साउंड अगर आपके वहां पे नहीं भी होगी, मतलब साइलेंट भी होगा, तो भी आपका मोबाइल यहाँ पे क्या करेगा, एज अ प्ले कर देगा उस म्यूजिक को जो आपके मोबाइल में रिंगटोन सेट है। तो ये एक प्लस पॉइंट है। एंड ये भी सारी चीजें बताते हैं आपकी बैटरी स्टेटस वगैरह, मींस कि आप अपने इस अकाउंट का फुल अपने मोबाइल का एक पूरा चिट्ठा पुर्जा आप चाहो तो निकाल के देख सकते हो। ये पावर होती है गूगल एक्टिविटी। सो आई होप सर कि आप लोगों को ये चीजें क्लियर हुई होंगी। इसमें किसी को अगर कुछ पूछना हो, आप चाहते हो कुछ पूछना, तो आप बिल्कुल पूछ सकते हो सर। एंड अगर आप ये प्रैक्टिकल कर रहे हो तो आप बिल्कुल ये एक बार एक्टिविटी आप बिल्कुल करके देखना चाहते हो तो आप बिल्कुल कर लो, मैं वेट कर सकता हूँ, नहीं तो मैं आगे मूव करता हूँ। सर कुछ रिस्पॉन्स बता दो आप, मतलब कि मैं मूव करूं आगे या फिर आप कंटिन्यू करना चाहते हो? यस सर, आगे मूव कंटिन्यू कर देंगे। हेलो। जी सर। हाँ सर, वो मोबाइल में वो नेट ऑन रहना चाहिए और फाइंड डिवाइस करने के लिए। डिवाइस फाइंड करने के लिए सर जो आपकी मोबाइल इंटरनेट है वो ऑन होनी चाहिए। ओके सर। अगर वो ऑन नहीं भी है, अगर वो ऑन नहीं भी है, डजंट मैटर, बस वो आपके सिर्फ फोन को रिंग करने के लिए यूज कर रहा है। तो अगर आपका उसने मोबाइल साइलेंट कर रखा हो या उसने अगर डेटा ऑफ करने की कोशिश की हो, तो भी एज एक सिग्नल में वो आपको लास्ट लोकेशन वो दे सकता है। मींस कि आप लोकेशन देख सकते हो कि लास्ट लोकेशन आपके मोबाइल की अगर ऑफ कर देता है तो क्या किया। ओके, सो मैं अब आगे मूव करता हूँ। एंड एक नेक्स्ट अब मैं यहाँ पे इलस्ट्रेट करना चाहूंगा एज अ एक डेटा प्रोटेक्शन। जनरली सभी के मशीन्स पे अपने अपने डेटास बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। कोई अपने डेटा को डिलीट नहीं होने देना चाहता, या कोई भी डेटा, अगर कुछ पर्सनल डेटास होते हैं उनको कोई भी अपना रिवील नहीं करने देना चाहता। तो उसके लिए बहुत ही एक छोटा सा टूल है। एज अ सभी लोग फैकल्टीज एंड एचओडीज हैं और प्रिंसिपल सर ये सब डायरेक्टर्स हैं, तो वो सभी लोग नहीं चाहते कि किसी के अनऑथोराइज पीपल के हाथ में हमारे मशीन्स आ जाएं और मेरा डेटा डिलीट कोई कर दे या मेरे डेटा के साथ कोई छेड़खानी करे। तो ऐसे कंडीशंस में हमारे पास डेटा प्रोटेक्शन का एक बहुत अच्छा फैसिलिटी है। ऐसे बहुत सारी चीजें आती हैं, लेकिन मैं अपने इस डेटा प्रोटेक्टिंग के मामले में सबसे बेस्ट टूल मानता हूं एक AES क्रिप्ट है। AES क्रिप्ट ये एक ऐसा टूल है जिसमें आप AES स्क्रिप्ट आप गूगल पे सर्च करना आप एक बार, एंड यहाँ पे आपको AES स्क्रिप्ट एडवांस फाइल इंक्रिप्शन आएगी आपकी। गूगल पे सिंपल सर्च करने के बाद आप डाउनलोड कर दो इसे, तो आपके सामने यहाँ पे मल्टीपल ऑप्शंस आएंगे कि आपको कौन सा चाहिए, 64 बिट चाहिए, 32 बिट चाहिए। तो सर ये चीज एक बार आप चेक कर लीजिएगा आप लोग कि यू वांट 32 बिट और 64 बिट। ठीक है, अगर 32 बिट का अगर आपका मशीन होगा तो आपको 32 बिट ही चाहिए होगा, 64 बिट होगा तो 64 बिट ही चाहिए। हाँ, अगर 64 बिट है और आपने 32 बिट कर लिया है तो इतना तो आप लोगों को पता है कि कोई प्रॉब्लम नहीं। सो सिंपल आप AES स्क्रिप्ट पे आप क्लिक करके इसे डाउनलोड कर लीजिएगा एंड सिंपल इंस्टॉल कर लीजिएगा। आप इंस्टॉल करते हैं तो आपके पास ऐसा कोई आइकन नहीं है, जो सिंपल ऐसा कोई आइकन नहीं है। सो ये आप चेक करना चाहते हो तो आप कंट्रोल पैनल से या फिर आप यहाँ से देख सकते हो AES ये सर्च करेगा एडवांस इंक्रिप्शन स्टैंडर्ड, और यहाँ पे आपके पास टूल आ जाएगी शो, ये एक AES स्क्रिप्ट। सो एक ऐसा ये मशीन ये एप्लीकेशन है जो आपके मशीन पे ज्यादा स्पेस भी ऑक्यूपाई नहीं करता। एंड हाँ, कोई भी इंक्रिप्शन फाइल सॉफ्टवेयर डाउनलोड करने से पहले आप ये भी जान लीजिए कि आज मार्केट में ऐसे बहुत सारी चीजें हैं, जैसे रैंसमवेयर, ये नाम शायद से आपने सुना होगा कि रैंसमवेयर ऐसी चीजें हैं जब अगर आपके मशीन पे एक बार वो एप्लीकेशन इंस्टॉल हो जाए और वो अगर वायरस हुआ, रैंसमवेयर वायरस हुआ, तो आपके मशीन के पूरे डेटा को इंटरप्ट कर लेता है। एंड आप ही के डेटा को वापस करने के लिए सामने वाले जिसकी भी वो एप्लीकेशन होगी वो आपसे डिमांड रखता है पैसों की। वो रैंसम मांगता है कि प्लीज पे दिस अमाउंट इन दिस अकाउंट एंड यू विल गेट बैक योर डेटा। एंड मुझे पता है कि मैं ये चीज मैं क्लियर कह सकता हूँ, मैं 100% ये भी कह सकता हूँ कि वो एक बार आप पैसे दे भी दो तो भी आपका डेटा वापस नहीं आने।
बिकॉज फिर वो उस फिल किए हुए क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड जो आप वहां पे फिल करोगे उसकी भी इंफॉर्मेशन निकाल के उसमें से भी पैसे वो निकालने की कोशिश कर लेंगे और निकाल भी लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। सो मैं ये स्क्रिप्ट को ज्यादा ऑथेंटिकेटेड समझता हूँ, इस कारण से मैं आपको ये बता रहा हूँ। एंड फॉर एग्जांपल जैसे मेरे पास ये सिस्को रिजल्ट एक है जो मैंने सितंबर 2020 में एक एग्जाम दिया था, तो जस्ट सपोज ये एक फाइल है। सो इस फाइल को मैं चाहता हूँ कि आई डोंट वांट टू रिवील माय स्कोर टू एनीवन फॉर ऑफ माय सिस्को रिजल्ट। तो मैं सिंपल क्या करता हूँ, मैं इसको सिस्को रिजल्ट पे राइट क्लिक कर सकता हूँ। इंस्टॉलेशन के बाद आपके सामने यहाँ पे एईएस एन्क्रिप्ट का ये ऑप्शन ऑटोमेटिकली इनेबल हो जाएगा। ये आपको इनेबल नहीं करना, सिंपल इंस्टॉल आप कर लोगे, जैसे ही आपका ये एईएस एन्क्रिप्ट आपके राइट क्लिक ऑप्शंस पे ऑटोमेटिकली रिवील हो जाएगा। आप सिंपल उसे एईएस स्क्रिप्ट पे आप क्लिक कीजिए और आपको जो भी पासवर्ड सेट करना है पासवर्ड दे दीजिए। तो मैं पासवर्ड दे रहा हूँ 1 2 3। सिंपल सा डेटा है, वैसे कोई मेरे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं है, ऐसे बहुत सारे रिजल्ट अपन फाइल डाउनलोड कर सकते हैं, तो कोई बात नहीं। यहाँ पे ओके मैं क्लिक कर देता हूँ। जैसे ही मैं ओके कर दूंगा, यहाँ पे देखो आप, यहाँ पे सिस्को रिजल्ट डॉट पीएनजी एक फाइल जनरेट हो जाएगी एईएस के नेम से। सिस्को रिजल्ट यहाँ भी है, मैं क्या करता हूँ, मैं इसे डिलीट कर देता हूँ। यहाँ पे रिसाइकल बिन में गया है ये सिस्को रिजल्ट, तो मैं इसे डिलीट कर देता हूँ। एम्प्टी यहाँ रिसाइकल बिन से भी खाली कर देता हूँ, तो मैंने खाली कर दिया। अब यहाँ पे सिस्को रिजल्ट नहीं है, तो अगर इफ आई वांट टू सी माय रिजल्ट बैक, तो मैं सिंपल क्या करूंगा, मैं डबल क्लिक इस पे करूंगा, मेरे सामने इंटर पासवर्ड की ऑप्शन होगी, यहाँ पे पासवर्ड आप दो, ओके करोगे आप, ये फाइल वापस डिक्रिप्ट नहीं होगा, ये इनक्रिप्टेड ही रहेगा। फिर आप एज अ टेम्पररी आप अपने इस डेटा को ओपन करके, यहाँ पे आपका डेटा ये आ गया, आप इसे डेटा ओपन करके देख सकते हो, और फिर जब आपने देख लिया हो इसे डिलीट कर दो वापस से। आपकी डेटा अभी भी यहाँ पे, आपका डेटा कहीं नहीं जाए, इसके पास इनक्रिप्टेड है। हाँ, अगर आपने इसी इनक्रिप्टेड फाइल को डिलीट कर दी तो फिर आपके पास ओरिजिनल वाली होनी चाहिए, क्योंकि फिर तो आपके पास पूरा डेटा ही रिमूव हो जाएगा। सो ये एक कंडीशन। तो ये चीज ये स्क्रिप्ट, ये टूल है जिसको आप यूज कर सकते हैं। ऐसे ही हमारे पास और भी है। अब एक चीज और मैं यहाँ पे एक चीज दिखाना चाहूंगा कि जनरली क्या होता है कि हम विंडोज यूजर होते हैं, एंड विंडोज यूजर एज इतने फ्रेंडली ये इन्वायरमेंट है, ऑपरेटिंग सिस्टम है, जिसमें हम इसे सबसे बेस्ट मानते हैं। क्योंकि अगर हमें कोई लिनक्स पे काम करने दे दे और सामने वाले कोई भी लिनक्स पे कभी बहुत कम काम किया है या बिल्कुल काम नहीं किया है, तो उनके लिए बहुत मुश्किल हो जाती है उस पर काम करना, किसी भी फाइल को ओपन करना, किसी भी चीजों को ओपन करना बहुत मुश्किल हो जाती है। तो हम क्या कर सकते हैं कि हमें तो सिर्फ विंडोज ही चाहिए, तो विंडोज 7 दे दो, 8 दे दो, 10 दे दो, कोई भी दे दो, लेकिन दे दो, मुझे विंडोज ही यूज करना है। तो फिर ऐसे कंडीशन पे हमारे पास कुछ सिक्योरिटी ब्रीचेस होती है। जनरली हमारी आदत होती है कि हम कभी भी कोई काम कर रहे हो, जब भी हम कुछ ऐसी एक्टिविटी कर रहे हो, तो अचानक से बीच में कोई बुला लेता है, हमें कोई काम आ जाता है, तो हम मशीन को एज इट इज छोड़ के हम निकल जाते हैं। और ऐसे कंडीशन पे हमारी मशीन जो है वो कोई भी एक्सेस करता है, इवन कि हमारी मशीन का कोई पासवर्ड चेंज कर सकता है। अब अगर मैं आपको सबसे पहले यहाँ पे एक्टिविटी दिखाऊं, तो यहाँ पे मैं सिंपल, हम सभी को पता है कि हम अगर अपने मशीन के पासवर्ड को चेंज करना चाहते हैं तो कंट्रोल पैनल से कर सकते हैं। जाएंगे अगर अपन, तो यूजर अकाउंट्स में यहाँ पे मेरे यूजर का नाम साइटोम है, एंड इफ आई वांट टू चेंज माय पासवर्ड, तो यहाँ पे मैं ऑप्शंस में यहाँ पे कर सकता हूँ, चेंज योर अकाउंट नेम, चेंज योर अकाउंट टाइप, क्रिएट अ पासवर्ड, रीसेट डिस्क, मैनेज योर क्रेडेंशियल्स, मैनेज योर फाइल इंक्रिप्शन सर्टिफिकेट, ऐसा हम सब चीज इंप्लीमेंट करने की कोशिश करेंगे। तो चेंज यूजर अकाउंट कंट्रोल सेटिंग्स, एंड यहाँ पे अगर हमें इसका पासवर्ड चेंज करना है ना, तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, सिंपल यहाँ पे हम मैनेज योर क्रेडेंशियल्स में नो वेब पासवर्ड है, एक मिनट बस, मैं यहाँ पे मशीन थोड़ी सी रुक रही है, मैं इसे रिफ्रेश कर दूं। मैनेज अनदर अकाउंट पे आता हूँ, मैं यहाँ पे इस पे क्लिक करता हूँ, एंड यहाँ पे देखो आप चेंज पासवर्ड का ऑप्शन आता है, तो चेंज द पासवर्ड। एंड पासवर्ड चेंज करने से पहले अगर किसी के पास मेरी एक्सेस गई तो सबसे पहले उसे करंट पासवर्ड देने की जरूरत होती है। फिर तो हम यहाँ पे कहेंगे कि हमारा मशीन तो सिक्योर है, कोई भी मेरे मशीन का पासवर्ड ऐसे ही तो नहीं चेंज कर सकता है।
अगर कभी मैं 2 मिनट के लिए बाहर भी चला जाऊं या कुछ भी ऐसा कुछ कंडीशन होता है तो, या कोई किसी को मैंने एक्सेस भी करने को दे दिया तो सर ये बस हमारे लिए वो रास्ता है जो एक नॉर्मल यूजर्स जो विंडोज को यूज करते हैं वो। लेकिन अगर किसी के पास एक थोड़ी सी भी जानकारी होगी तो वो सिंपल क्या कर सकता है, वो विंडो प्लस आर बटन रन प्रॉम्प्ट को ओपन कर सकता है एंड यहाँ पे lusrmgr.msc। अगर सर आप लोग चाहो तो आप इस प्रैक्टिकल का स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, अगर आप अभी परफॉर्म नहीं कर रहे हो तो आप बाद में भी करके देख सकते हो। सो lusrmgr.msc इस कमांड को आप टाइप करके सिर्फ ओके कर दो आप। सो यहाँ पे आपके सामने ऑप्शंस खुलेंगे यूजर्स एंड ग्रुप्स के। इस यूजर्स में आपका अपना वो यूजर नेम होगा जिससे आप लॉग्ड इन हो, साइब्रोम। अब आप सोचोगे कि यार सबके पास, सबको कहां से नॉलेज होगी कि मेरे मशीन का यूजर नेम क्या होता है। तो सर जिसको यहाँ तक पहुंचने के का रास्ता पता है उसे ये भी पता है कि उस एडमिनिस्ट्रेटर, डिफॉल्ट अकाउंट, गेस्ट और WDAG यूटिलिटी करके कोई यूजर नहीं होता, ठीक है। एंड अगर तब भी अगर कुछ एडमिनिस्ट्रेटर तो होता है, लेकिन एडमिनिस्ट्रेटर भी वही होता है जिस जो यहाँ तक पहुंच चुका है उसे ये भी पता है कि विंडोज में एडमिनिस्ट्रेटर, मेन एडमिनिस्ट्रेटर अकाउंट, बिल्ट इन अकाउंट जिसे कहते हैं, वो बाय डिफॉल्ट कभी भी इनेबल नहीं होता। इस कारण से आप जब भी कोई जैसे कोई पावरफुल कमांड आप एग्जीक्यूट करते हो सीएमडी पे तो आपको रन एज एडमिनिस्ट्रेटर क्लिक करना पड़ता है। आप अगर अपने उस यूजर से लॉग इन हो जो यूजर आपका एडमिनिस्ट्रेटर है तो भी, तो आपको रन एज एडमिनिस्ट्रेटर करना पड़ता है। लेकिन अगर ये, क्योंकि ये अकाउंट आपका डिसेबल्ड, अगर ये आपका अकाउंट इनेबल हुआ तो फिर आपको रन एज एडमिनिस्ट्रेटर करने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट सीएमडी आप कमांड ओपन करिए और आप काम कर सकते हैं। बट इन केस हमारी हर बात यही 99.9% होते हैं कि एडमिनिस्ट्रेटर अकाउंट हमारे विंडोज क्लाइंट मशीन में इनेबल नहीं होते। एंड सेकंड यहाँ पे आपका यहाँ पे एक ऑप्शन ये भी है चेक करने के लिए कि यहाँ पे आप कभी भी देखोगे, अगर आप गौर से देखो इसे, तो हर एक नेम के आगे सिर्फ साइब्रोम को छोड़कर बाकी सब नेम के आगे एरो मार्क। दैट मीन्स कि वो एज अ बंद है, वो एज इन यूज नहीं है। तो मतलब कि मेरा यूजर कौन है, साइब्रोम। मैं सिंपल राइट क्लिक करूंगा एंड सेट पासवर्ड पे क्लिक कर दूंगा। सेट पासवर्ड पे क्लिक किया तो यहाँ पे प्रोसीड का बटन आएगा और आप यहाँ पे देखो आपका न्यू पासवर्ड आ रहा है, आपसे करंट पासवर्ड की डिमांड नहीं कर रहा। फॉर एग्जाम्पल मैंने अपने इस मशीन का पासवर्ड 123 रखा है, मैं अगर यहाँ पे चेंज कर दूं अभी @123, ओके, मैं माय नेम इज अभिषेक, सो दैट्स व्हाई आई ऑलवेज यूज टू कॉल माय नेम अभी। सो अभी @123 कंफर्म भी कर दिया एंड ओके कर देता हूँ। क्या ये मुझे डिनाई करेगा? नहीं, द पासवर्ड हैज बीन सेट। मतलब कि अब मेरे इस यूजर का पासवर्ड अभी @123 हो गया। मींस कि अब जब मैं इस मशीन को रीस्टार्ट करूंगा तो मैं इसको, आप कभी भी आप जब मैं रीस्टार्ट करूं तो लॉगिन करने टाइम पे मुझे ये पासवर्ड, न्यू वाला पासवर्ड सेट देना होगा, नहीं तो मैं लॉगिन नहीं कर पाऊंगा। मींस कि आपके पास वो एक्सेस नहीं था, आपने सिर्फ सिंपल 2 मिनट के लिए मशीन छोड़ा था और किसी बंदे ने, आप उसे मालूम था ये रास्ता, उसने सिंपल आपके मशीन का पासवर्ड चेंज कर दिया। अगर इफ कंडीशन भी यहाँ पे कि सर अगर मान लो कि बहुत सारे कंडीशन, अब ये कंडीशन मैं पहले ही बता देता हूँ क्योंकि ऐसा होगा, क्योंकि सभी लोगों के पास ऐसे मशीन्स, मतलब प्रोफेशनल ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं होंगे। किसी किसी के पास जब लैपटॉप परचेस करते हैं तो उन्हें होम एडिशन ऑपरेटिंग सिस्टम दिया जाता है, चाहे वो विंडोज 10 हो या 8 हो। तो होम एडिशन में वाले में क्या होता है कि lusrmgr.msc वाले कमांड एग्जीक्यूट नहीं होते। तो अब तो माइंड में क्लिक हुआ कि अब यार अब तो सिक्योर है, ये तो यूज ही नहीं होता वहां पे। नहीं, उसके लिए सर इससे भी बहुत आसान रास्ता है। वो ये है कि आप सिंपल स्टार्ट में जाकर आप सीएमडी टाइप करना और राइट क्लिक करके रन एज एडमिनिस्ट्रेटर, जैसा कि मुझे मैंने बताया कि पावरफुल कमांड एग्जीक्यूट करने के लिए, जैसे मैं भी उनमें से एक हूं जो मैंने अपने बिल्ट इन एडमिनिस्ट्रेटर को लॉग इनेबल कर नहीं कर रखा है। बस सिंपल आपको यहाँ पे क्या सर फॉन्ट विजिबल है सभी को? क्या मैं थोड़ा और इनलार्ज कर दूं इसे? नो सर, ठीक है। ठीक है, ओके सर। तो अब यहाँ पे मैं सिंपल क्या करता हूँ, मैं कमांड एग्जीक्यूट करूंगा नेट स्पेस यूजर, ठीक है। नेट स्पेस यूजर गिनकर 3 कमांड से 2 कमांड होंगी, इसी से हमारे सारे काम खत्म हो जाएंगे। नेट स्पेस यूजर, यहाँ पे देखो आप सर, आप लोगों को वही नेम देखा है जो हमने lusrmgr यूजर अकाउंट फोल्डर के अंदर देखा था। मेरे यूजर का नेम साइब्रोम है। मैं नेट स्पेस यूजर, मैं यूजर का नाम साइब्रोम दे देता हूँ एंड यहाँ पे मैं पासवर्ड दे देता हूँ 123, वही नया पुराना वाला जो मेरा पहले से था, एंड एंटर कर देता हूँ।
द कमांड कंप्लीटेड सक्सेसफुली, और अब मेरे इस यूजर का पासवर्ड वापस से 123 हो चुका। तो मैंने टोटल कमांड कितने चलाए? सिर्फ 2 कमांड। एक कमांड देखने के लिए कि यूजर का नाम क्या है, दूसरा कमांड पासवर्ड चेंज करने के लिए। तो साइब्रोम मेरी यूजर का नेम था और पासवर्ड वो जो मैं चाहता था, तो मैं पासवर्ड 123 चाहता था। तो अगर आप लोग चाहो तो मैं इस चीज को मैं प्योर वे में प्रैक्टिकल करके दिखाऊं कि हाँ लॉग इन करने पे कैसा होता है, अगर आप लोग कहो तो। ये तो इतना पे क्लियर हो गया, तो ठीक है, आप लोग बाद में चेक कर लीजिए। नो सर, एक बार प्रैक्टिकल कर दीजिए। जी थैंक यू। सो ये सर था एज अ नेट यूजर का एक। जी जी ठीक है। सो यहाँ पे क्या है कि साइब्रोम यहाँ पे यूजर चेंज हुआ, तो ये एक वल्नरेबिलिटी है। ये वो वल्नरेबिलिटी है जो हमारे मशीन में हमारे विंडोज यूजर के साथ हमेशा चलती आ रही है, और इस प्रॉब्लम को हम रिजॉल्व नहीं कर सकते, क्योंकि ये जो फीचर है ये विंडोज का एक अपना फीचर है, जिस फीचर को लोग यूज करते हैं, जिन्हें अपने कमांड्स एग्जीक्यूट करने के लिए यूज करने के लिए वहां पे रखी जाती है। तो विंडोज चाहकर भी इसे रिमूव नहीं कर सकता, बट उसे रन एज एडमिनिस्ट्रेटर करने में किसी भी बंदे को ऐसे पासवर्ड चेंज करने में टाइम भी नहीं लगता। तो सबसे अच्छा सिक्योर इसके लिए मेथड यही है कि व्हेनेवर वी आर गोइंग आउटसाइड एंड लिविंग आवर लैपटॉप और कंप्यूटर, तो सिंपल है कि आप अपने मशीन को लॉक करके जाए, सबसे अच्छा ऑप्शन। इसके अलावा विंडोज को बचाने के लिए कुछ नहीं, ना कोई एंटीवायरस हेल्प करने वाला है, ना कोई टूल आने वाला है उसमें हेल्प करने। सो सिंपल यहाँ पे काम यही रहेगा कि हमें यहाँ पे इस चीजों को रिकवर करते हुए चलना है। तो ये एक चीज सर एक्टिविटी जहां पे हमारे विंडोज के साथ प्रॉब्लम होती है। अब नेक्स्ट यहाँ पे मैं एक स्टेगनोग्राफी दिखाने जा रहा हूँ, जो एक टेररिस्ट के वर्ल्ड में या फिर एक डेटा सिक्योरिटी के मामले में भी अगर हम कहें तो हम कभी कुछ डेटास ऐसे हों जो हम बिल्कुल ही हिडन रखना चाहते हैं, तो हम ऐसा भी कुछ कर सकते हैं, और ये काम ऐसा हो सकता है हमारा विद द हेल्प ऑफ स्टेगनोग्राफी। स्टेगनोग्राफी एक टेक्निक है जो हमारे किसी भी टेक्स्ट को टेक्स्ट के पीछे या इमेज के पीछे हमारे टेक्स्ट को अटैच करती है। जैसे जब कोई यूजर उस पर डबल क्लिक करे तो उसे वो इमेज दिखे, उस इमेज में टेक्स्ट एडेड है या क्या है इसे उसे पता ही ना चले। और ये जनरली बहुत ही फेवरेट कहें तो स्कैनिंग है साइबर फॉरेंसिक्स टीम की, जो हमारे इंडिया में चलती है। ये टीम सबसे पहले लैपटॉप में जितने भी डेटास होते हैं उन सारे डेटास पे साइबर फॉरेंसिक के अंडर में ये स्टेगनोग्राफी फिल्टर या फिल्टरिंग ये बिल्कुल करते हैं, कि सबसे पहले चेक कर लें कि कोई डेटा तो नहीं है यहाँ पे ऐसा इस इमेजेस में या कहीं भी ऐसा जहाँ पे किसी भी पर्टिकुलर फाइल के पीछे लगा हुआ। और ये हमेशा होता है ऐसा। जैसे कुछ ईयर्स पहले की बात है, जब वहां पे क्या कहते हैं अब जम्मू एंड कश्मीर में एक लैपटॉप मिला था, जिस लैपटॉप में सिर्फ और सिर्फ ऐश्वर्या राय की फोटोज मिली थी। उस फोटो को देखने से सिंपल लगा कि यार ये सिर्फ एक इमेज है, इसमें और क्या हो सकता है। लेकिन उस इमेज के जगह पे जब उसे फिल्टर किया गया तो उस इमेज के पीछे बहुत सारे टेक्स्ट डॉक्यूमेंट निकलते गए। उस टेक्स्ट डॉक्यूमेंट में पूरा एक प्लान था कि कब कैसा क्या प्लानिंग उनकी होगी, कहाँ पे कैसा बॉम्ब वो रखेंगे, कैसा ये सब चीजें। ये बहुत ही ओल्ड टेक्निक है लेकिन ये बहुत ही यूजफुल है। तो करना क्या है, कुछ नहीं, सिंपल हम गूगल पे जाकर हम एक इमेज डाउनलोड कर लेते हैं जो हमें सबसे फेवरेट इमेज हो। तो मैं एज अ बैट या फिर एनआरआई कॉलेज की एक पोस्टर इमेज में डाउनलोड कर लेता हूँ। एनआरआई कॉलेज एंड ये एनआरआई ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन, एंड मैं इस इमेज को सेव इमेज एज, और मैं इसे डी ड्राइव में यहाँ पे इसे एक नेम दे दूं, एंड नेम दे देता हूँ abc डॉट, बस सेव abc.jpg आया है। एंड यहाँ पे एक इमेज और ये मैं देख लूँ,
image as फाइल है, ओके ठीक है। सो यहाँ पे एक ये फाइल और एक मैं सिंपल एक बैटमैन की इमेज डाउनलोड कर लेता हूँ। सिंपल ये एंड राइट क्लिक सेव इमेज एज जेपीजी नहीं आ रहे हैं, ओके ठीक है, ये हो गया। सो अब सिंपल मैं यहाँ पे एक टेक्स्ट फाइल क्रिएट कर देता हूँ, जिस आइडिया को, जिस टेक्स्ट को मैं छिपाना चाहता हूँ। तो नोटपैड में मैं बस एक सिंपल यहाँ रख रहा हूँ कि हाय और टुडे आई एम गिविंग द सेशन ऑफ साइबर awareness in NRI college and save। मैं इसे सेव भी वहीं कर लेता हूँ एंड सिंपल मैं सेव फाइल का नेम दे देता हूँ XYZ सेव। सिंपल। अब मैं यहाँ पे आपको ये इमेज शो कर दूं कि मैंने यहाँ पे XYZ ये टेक्स्ट रखा है और यहाँ पे ये मेरी एक इमेज है। मैं इन्हीं दोनों NRI कॉलेज की इमेज के पीछे, ये इमेज अभी एज इट इज नॉर्मल वे में दिख रहा है, इसी इमेज के पीछे मैं अपने इस टेक्स्ट को हाइड करना चाहता हूँ। सो मैं कैसे कर सकता हूँ? तो मैं सिंपल विंडो आर, ये भी नहीं, यहाँ पे सिंपल CMD सर्च कर लें हम और रन एज एडमिनिस्ट्रेटर कर लें एंड यस हमारे सामने यहाँ पे ये ओपन हो जाएगा। सिंपल हमें उस लोकेशन पे जाना है जहाँ पे हमारे वो फाइल्स रखे हुए हैं। सो मैं यहाँ पे CD D ड्राइव DIR नहीं है, C यहीं पे है, ओके यहाँ पे D ड्राइव में मेरे पास फाइल है। अब मैं यहीं से वो कमांड एग्जीक्यूट करूंगा। तो सिंपल क्या करूंगा, कॉपी स्पेस /B। सिंपल आपको ये कमांड एग्जीक्यूट करनी है, सिंपल ये कमांड, आपकी वो इमेज के पीछे वो आपकी वो टेक्स्ट फाइल है वो हाइड हो जाए। सो मेरे फाइल का टेक्स्ट फाइल का नेम क्या है, xyz.txt एंड प्लस स्पेस abc.jpeg। मुझे फाइनल इमेज रिजल्ट क्या चाहिए, तो मुझे फाइनल इमेज रिजल्ट चाहिए qwerty_qwerty.jpeg। सिंपल xyz abc.jpeg वन फाइल, मतलब कि इसी लोकेशन पे मेरा वो फाइल रेडी हो चुका है। किस नेम से, qwerty के नेम से। ये देखिए ये वही qwerty फाइल है एंड ये कह रहा है qwerty.jpg it appears that we don't support this file format। उसने यहाँ पे ये फाइल फॉर्मेट यहाँ पे फिलहाल ऐसे रखा है। अगर आप इसको F2 करके यहाँ पे सिंपल मैं एक फाइल एक्सटेंशन इनेबल कर देता हूँ। अब व्यू में जाकर फाइल नेम एक्सटेंशंस अगर आप इनेबल कर दो एंड आप सिंपल इस इमेज को रीनेम करके आप इसकी एक्सटेंशन चेंज कर दो तो आपको वो फाइल दिख जाएगी। मैं आपको दिखाता हूँ, इसमें बहुत एन्क्रिप्टेड डेटा ऐसे जनरेट हो जाते हैं और यहाँ पे आपको आपका कंटेंट दिखेगा। ये रहा टॉप में, सॉरी कभी बॉटम में आ जाता है, कभी टॉप में रहता है, तो आपके यहाँ पे ये आइडिया रहती है। तो ये आइडिया है जिसमें हम अपने किसी एक पर्टिकुलर इमेज के पीछे हम अपने टेक्स्ट को हाइड कर सकते हैं। सो ये सर एक सिंपल सा स्टेगनोग्राफी है, ये अवेयरनेस एज अ पार्ट ऑफ है कि हमें कभी ये चीजें हम अगर फ्यूचर में हमें ऐड करने की जरूरत हो तो हम कर सकते हैं। सो अब मैं आपको एक चीज ये दिखाने जा रहा हूँ कि मैं अपने मशीन को या मैं किसी की दूसरे के विक्टिम के मशीन को मैं कैसे क्रैश कर सकता हूँ।
सिंपल 4 लाइन की कोड में यहाँ पे इलस्ट्रेट करूंगा आपको। उस 4 लाइन की कोड में आपको सिंपल ये देखना है कि आप जब रन करो उसे तो प्रॉपर वे में बस आपको एक कमांड एग्जीक्यूट करनी होगी या सिंपल डबल क्लिक कर दो आप तो भी हो जाएगा। सो कैसे? तो ये काम मैं अपने लाइव चल रहे इस मशीन पे तो नहीं कर सकता। सो मेरे पास एक VM वर्चुअल बॉक्स है जहाँ पे मल्टीपल वर्चुअल मशीन्स मतलब विंडोज के, लिनक्स के, जिसका भी चाहूँ मैं उसका क्रिएट कर सकता हूँ। शायद आप लोगों को ये पता होगा। तो मैं उस को ही यूज कर रहा हूँ एज अ विंडोज 7 इमेज। मैंने मशीन एक बना रखी है पहले से, यहाँ पे इसी सेशन के लिए मैंने आज बनाया था। तो मैं इसी पे ये प्रैक्टिकल परफॉर्म करके दिखा। जस्ट सेकंड से बस ये मशीन ऑन हो जाएगी अब। ओके, सो आई होप कि मैंने इसका पासवर्ड 1 2 3 दिया है शायद से। ओके, सो सिंपल यहाँ पे मुझे एक सिंपल सी एक फाइल क्रिएट करनी है और मैं उस फाइल को मैं कोशिश करूंगा कि मैं अपने किसी एक लोकेशन पे करूं। डॉक्यूमेंट्स में करता हूँ, ठीक है। मैं डॉक्यूमेंट्स में यहाँ पे न्यू में एक टेक्स्ट डॉक्यूमेंट ओपन करता हूँ एंड इस टेक्स्ट डॉक्यूमेंट के अंदर जाकर मैं बस 4 लाइन वो स्क्रिप्ट लिखूंगा। वो बस आपको स्क्रिप्ट ऐड करनी है एंड आप जिस भी विक्टिम के ऊपर आप उस मशीन को क्रैश करना चाहते हो, मींस कि आपकी वो जिस भी मशीन पे आपको रन करोगे वो मशीन इतनी बिजी हो जाएगी वो आप एज अ समझे तो वो मशीन हैंग हो जाए, इस तरीके की एक्टिविटीज। बट सर ध्यान रखना आप लोग की सभी के ऊपर इम्प्लीमेंट ना हो, तो ज्यादा चांसेस खुद के मशीन पे तो बिल्कुल मत करना आप लोग, क्योंकि चांसेस ऐसे होते हैं कि कभी हार्ड डिस्क बहुत मशीन पुरानी है तो हार्ड डिस्क क्रैश भी हो सकता है। सो खुद के मशीन पे नहीं करनी है। सो मैं फॉन्ट इंक्रीज कर दे रहा हूँ एंड यहाँ पे मैं स्क्रिप्ट लिख रहा हूँ। वो स्क्रिप्ट आप एज इट इज अब वहां पे अपने मशीन में आप अपने नोटपैड में क्रिएट कर। सो इको ऑफ यहाँ पे कोलन ए है, ए एज अ मैं वेरिएबल असाइन कर रहा हूँ। जैसे हम प्रोग्रामिंग करते हैं तो उस प्रोग्राम में एक वेरिएबल असाइनिंग होती है, जैसे हम एक लूप में क्रिएट करने जा रहा हूँ जिससे वो कंटिन्यूअसली वो चले, उसके लिए मुझे एक वेरिएबल डिक्लेरेशन करना था, इसलिए मैंने एज अ ए एक वेरिएबल डिक्लेयर किया। सो विंडोज में बहुत ही सिंपल सा एक कमांड होता है स्टार्ट, और स्टार्ट के बाद आप यहाँ पे आप नोटपैड लिख दो तो पर्टिकुलर उस एप्लीकेशन को वो ऑन कर देगा, मीन्स वो नोटपैड को ओपन कर देगा। ऐसे ही मैं स्टार्ट करता हूँ यहाँ पे CMD, फिर मैं स्टार्ट कर देता हूँ यहाँ पे कंट्रोल पैनल की बात करूँ, फिर मैं स्टार्ट कर देता हूँ राइट नोटपैड, वो वर्ड पैड जो होता है राइट। अब इनमें से एक और होते हैं जैसे MS पेंट, ऐसे बहुत सारे एप्लीकेशंस हैं जो आपके एप्लीकेशन चलते हैं, तो आप उन सारे एप्लीकेशन को जितना आप रखना चाहते हो आप रख दो एंड एंड में वो टू ए लिख दो। कुछ नहीं करना, बस इतना ही करना। और अब इस फाइल को हम सेव कर देते हैं। फाइल को सेव करने के लिए यहाँ पे सेव एज पे जाना है।
सेव एज में यहाँ पे हमें लिखना है ABC, मैं फाइल का नेम आप कुछ भी दे सकता हूँ, एंड एक्सटेंशन सर आप लोग ध्यान रखिएगा .bat, BAT, bat. bat is a type of a script जो हमारे विंडोज मशीन पे रन की जाती है। विंडोज पे स्क्रिप्टिंग चलाने के लिए हम बैच स्क्रिप्ट या फिर VB स्क्रिप्ट को यूज करते हैं। तो यहाँ पे हम फिलहाल बहुत इजी वाला बैच स्क्रिप्ट को लेकर चल रहे हैं, और यहाँ पे बैच स्क्रिप्ट एक फाइल यहाँ जनरेट हो गई, ठीक है। सो इस फाइल को एग्जीक्यूट करना है। सो यहाँ पे आप इसे डबल क्लिक कर दीजिए एंड बस हो गया। अब ये मशीन ऑटोमेटिकली इतने सारे एप्लीकेशंस ओपन करता जाएगा कि आप कुछ दूसरा काम ही नहीं कर सकते। आप यहाँ पे कितने बंद करोगे? अगर आप यहाँ पे जाओ तो देखो मेरा मशीन आप यहाँ पे क्रैश होना स्टार्ट हो गया। अब वो हैंग करेगा पूरा टोटली, ये ऐसे कंटिन्यूअस ओपन होता रहेगा। अब यहाँ पे पेंट या कैल्क वगैरह ओपन नहीं हुए कोई बात नहीं, लेकिन तब भी बाकी सारी चीजें कैल्क भी ओपन हो जाएगी। यहाँ पे कुछ अगर उसके साथ प्रॉब्लम हो तो नहीं, तो इतने में भी काम बहुत हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो आप इसको कितने को आप बंद करोगे? मैं अब कुछ भी नहीं, मेरा मशीन ब्लैंक हो चुका है, ये मैं कितने को करूंगा? यहाँ कर रहा हूँ क्लोज, तब तक दूसरा तीसरा खुल जा रहा है। यहाँ पे यहाँ से फोर्सली अगर मैं शट डाउन भी करूँ तो भी कुछ नहीं कर सकता। और ये स्क्रिप्ट इनफाइनाइट है, ये स्क्रिप्ट रुक नहीं रहा। अगर मैं अपने उस स्क्रिप्ट को क्लोज भी करने की कोशिश करूं तो लगता नहीं मुझे कि मैं क्लोज कर पाऊंगा, क्योंकि यहाँ पे मुझे वो वहां पे फॉरवर्ड होने ही नहीं, मुझे रिडायरेक्ट होने ही नहीं देगा। और एट लास्ट आपको अपनी मशीन को फोर्सफुली बंद करनी पड़ेगी। तो फोर्सफुली बंद मैं कैसे कर सकता हूं? तो मैं यहाँ पे नीचे जाकर यहाँ पे, अब ये तो मेरा वर्चुअल मशीन है इसलिए मैं डायरेक्ट यहाँ से शट डाउन कर सकता हूँ पावर ऑफ द मशीन। बट अगर ये मेन मशीन होता तो आपकी चलती मशीन पे जो भी काम हो रहे थे, आप उस पूरे काम का आपका प्रॉब्लम क्रिएट हो जाता। और ये प्रॉब्लम हम यहाँ पे इस चीज को रिजॉल्व नहीं कर सकते। ये प्रॉब्लम ऐसा है कि आपको फोर्सफुली बंद करना ही होगा। इवन कि मैं आपको एक और अगर एक चीज इसमें दिखा दूं तो इसमें आपको ये मैं दिखा सकता हूं कि हम अपने मशीन को चाहे तो शट डाउन भी कर सकते हैं। हम एक स्क्रिप्ट बना दें, हम वो स्क्रिप्ट सामने वाले को सेंड कर दें कि हाय प्लीज क्लिक ऑन दिस लिंक टू एक्सेस माय वेब पेज और समथिंग लाइक दैट, और उस फाइल को डबल क्लिक करे, वो ओपन करे और हमारा वो मशीन, जो भी इसकी मशीन, वो मशीन शट डाउन हो जाए। तो सर ऐसे बहुत सारे लिंक्स हमारे पास कभी कभी व्हाट्सएप पे, अब ये ऐसे लिंक्स आने बहुत बंद हो गए हैं, पहले बहुत आते थे, या अभी भी कुछ कुछ आते हैं कि क्लिक ऑन दिस लिंक एंड गेट 500 रुपीज कैश बैक पेटीएम फ्रॉम दिस पेटीएम फॉर क्लेमिंग, जस्ट क्लिक ऑन दिस लिंक। यस, सो ऐसे लिंक्स पे कभी क्लिक नहीं करने चाहिए। कभी ऐसे कभी एक ऑप्शन अभी भी आया था इधर, पिछली बार मैंने एक व्हाट्सएप पे देखा था कि क्लिक ऑन दिस लिंक एंड गेट 399 जियो रिचार्ज फ्रॉम दिस लिंक, एंड वो उस लिंक पे क्लिक करो तो उसके बाद कुछ नहीं होता। बट हमें लगता है कि यार चलो कुछ तो हुआ ही नहीं, हो सकता है कुछ फेक मतलब गलत लिंक हो या कुछ सर्वर प्रॉब्लम हो, लेकिन हमें यही नहीं पता कि उस लिंक को क्लिक करने के बाद हमारे मशीन का एक्सेस उसके पास चला गया, मींस कि हमारे मशीन का एक्सेस उसके पास चला। तो आप लोग सर प्लीज ऐसे लिंक्स पे बिल्कुल ट्रस्ट ना करें। कभी कोई कंपनी कैशबैक नहीं देती, कभी कोई कंपनी, आज के टाइम में तो कोई भी रिचार्ज भी नहीं प्रोवाइड करती। तो ऐसे कभी लिंक्स हमारे पास नहीं आते जो लिंक्स हमारे लिए ऐसे हो कि हमें यूजफुल मिले। थैंक यू अमित सर, थैंक यू फॉर योर कॉम्प्लीमेंट एंड ओके सर। सो नेक्स्ट सर मैं प्रैक्टिकल शो करना चाहूंगा आपको। सो यहाँ पे नोटपैड में ओपन करता हूँ। होप कि मैं अपने बेस मशीन, इस वर्चुअल मशीन के नोटपैड को एक्सेस कर रहा हूँ, बिकॉज अगर मैंने अपनी कोर मशीन के लिए बना दिया तो फिर ये सेशन ही में आउट हो जाएगा। सो सिंपल मैं यहाँ पे नोटपैड सर्च कर लेता हूँ एंड फिर से फॉर्मेट में आता हूँ। मैं थोड़ा सा फॉन्ट इंक्रीज कर दूँ बिकॉज आपको शायद प्रॉब्लम ना हो, लेकिन विजिबल हो जाए, लेकिन शायद मुझे विजिबल नहीं होगी। सो सिंपल यहाँ पे मैं एक सिंपल कमांड एग्जीक्यूट कर सकता हूँ सर। cd ये कमांड है जो हमारे विंडोज में शटडाउन की फाइल की लोकेशन होती है।
सो हमें क्या करना है, सिंपल यहाँ पे क्या करना है, हमें एग्जीक्यूट करनी है कमांड। तो cd स्पेस c कॉलन स्लैश विंडोज दैट स्लैश, ये स्लैश मैंने गलत यूज किया है, सॉरी सर। विंडोज में बैकवर्ड स्लैश यूज करते हैं क्योंकि किसी भी फाइल को के स्पेस मतलब लोकेशन को चेंज करने के लिए बैकवर्ड स्लैश यूज किया जाता है, फॉरवर्ड स्लैश लिनक्स में यूज होती है। सो यहाँ पे विंडोज बैकवर्ड स्लैश system32 and space shutdown space -f space -s space -t space after 10 सेकेंड। मैं इसे वर्ड रैप कर दूं क्योंकि बिकॉज कमांड सीखना शो ना हो रहा हो आप लोग को। सो यहाँ पे 10 सेकेंड्स एंड कमेंट क्या है, तो कमेंट यहाँ पे आफ्टर 10 सेकेंड्स के बाद कमेंट आ जाए -c फॉर कमेंट, योर machine is infected, spelling mistake, okay done। so simple यहाँ पे मैं फाइल पे आता हूँ and save as and same command, file name shut.bat and save। ये टेक्स्ट फाइल सेव हो चुकी है। सो कहाँ पे सेव हुई है मैं एक बार चेक कर लूँ, डॉक्यूमेंट्स यहीं पे, ठीक। सो मैं इस शट वाले फाइल को अगर मैं क्लिक करूं तो फाइल एग्जीक्यूट हो गया एंड मुझे 10 सेकेंड्स वेट कर, 10 सेकेंड्स के बाद ये मशीन ऑटोमेटिकली शट डाउन हो जाए। नॉर्मली मैंने फाइल को क्लिक किया, मुझे नहीं पता कि क्या मतलब उस फाइल में था, कुछ नहीं दिखा मुझे, रिवील भी नहीं हुआ, लेकिन आफ्टर 10 सेकेंड्स आई होप कि ये शट डाउन हो जाए। तो कमांड इनके बहुत ही इजी होते हैं, इन कमांड्स पे हम सिंपल अपने फाइल को एग्जीक्यूट कर सकते हैं। जिस भी ये बैच स्क्रिप्टिंग ऐसे सर, अगर आप हार्डवेयर लेवल पे या ऑपरेटिंग सिस्टम्स के लेवल पे आप जाओ तो आपको यहाँ पे एज अ बहुत सारे अलग अलग कमांड्स दिख जाएंगे। अब हार्डवेयर लेवल्स पे आप चलाना चाहो तो आप VB स्क्रिप्ट वगैरह आप चलाकर देख सकते हैं। सो बहुत ही इजी फॉर्मेट है। जी सर, मैं एक बार शो कर देता हूँ आपको कुछ चीज, शायद यही वाली थी एडिट पे, ये वाली। जी सर, ओके सर, कंटिन्यू। जी सर, तो अब यहाँ पे क्या है कि ये सारी चीजें ये हमने एग्जीक्यूशन देखा, ये हमारे कमांड्स यहाँ पे हुए। अब मैं एक प्रैक्टिकल आपको और शो करना चाहता हूँ जिसमें एक माइंड में हमेशा ये क्वेश्चन रहता है, पीयूष सर एक्चुअली दिस कमांड्स आर ओनली अवेलेबल if we want to search for that we can search as a name of batch scripting। so batch scripting के नेम से आपको मिल जाएगा सर, आप जितने भी बैच स्क्रिप्टिंग आप वहाँ पे यूज करना चाहते हो, मशीन शटडाउन के लिए, रीस्टार्ट के लिए, ऐसे बहुत सारे अलग अलग एक्टिविटीज है। इवन की फायरवॉल सेटिंग्स वगैरह चेंजेस के लिए, इंटरनेट ब्लॉकिंग के लिए, या इवन की हम पर्टिकुलर किसी वेबसाइट्स को हम अपने मशीन पे ब्लॉक भी कर सकते हैं। तो ऐसे सारे एक्टिविटीज गूगल पे तो आजकल मिल जाएंगे, लेकिन हाँ बैच स्क्रिप्टिंग विल बी अ कीवर्ड। ओके सर, सो नेक्स्ट मैं यहाँ पे शो करना चाहूंगा प्रैक्टिकल कि अब यहाँ पे क्या है कि मशीन्स में पासवर्ड लगे हों और मशीन ऑन हो, उस टाइम पे मैं पासवर्ड चेंज कर सकता हूँ। सर इन कंडीशन अगर मैं चाहता हूँ कि मेरा पासवर्ड जो है मैं पासवर्ड भूल गया, मुझे पासवर्ड नहीं याद, या मेरे पास किसी ने पासवर्ड मेरा चेंज कर दिया, ऐसा कुछ इंसिडेंट हो गया और मैं पासवर्ड रिकवर करना चाहता हूँ, एज अ एथिकल हैकिंग के फॉर्मेट में हम इसे पासवर्ड रिकवरी कहते हैं, एंड हैकिंग के फॉर्मेट में इसे मतलब पासवर्ड हैकिंग कहते हैं। सो प्रोज एंड कॉन्स है यहाँ पे, मतलब वर्ड्स यूज करने के कि हम किस रिस्पेक्ट में उस वर्ड को यूज कर रहे हैं, हम जैसे भी चाहें वैसे वर्ड को पिक कर सकते हैं।
फिलहाल एज अ एथिकल हैकर वी कैन यूज अ पासवर्ड रिकवरी एज अ टॉपिक नेम। सो टॉपिक यहाँ पे मैं पासवर्ड रिकवरी के लिए ऐसा मैं चाहूँ तो अगर मैं पासवर्ड भूल चुका हूँ, मुझे वो पासवर्ड रिकवर करना हो, तो हमारे पास मल्टीपल टेक्निक्स, वो मल्टीपल टेक्निक्स में हम वो टेक्निक जो भी यूज करना चाहें हम कर सकते हैं। बट हमारे पास यहाँ पे क्या हो, हमारे पास सिंपल एक पेन ड्राइव होनी चाहिए जिस भी मशीन के ऑपरेटिंग सिस्टम का हम पासवर्ड क्रैक करने चाहते हैं। बट अगर मैं यहाँ पे अगर चाहूँ तो ऐसा भी मेरे पास एक यूनिवर्सल पेन ड्राइव बन सकता है। मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जैसे मुझे विंडोज 7 का पासवर्ड रिकवर करनी है तो मैं विंडोज 7 का पासवर्ड क्या करूंगा, मैं रिकवर करने की कोशिश करूंगा। अगर मैं विंडोज 7 का पासवर्ड रिकवर करने की कोशिश करूं तो मेरे पास पेन ड्राइव जो है वो विंडोज 7 का होना चाहिए। कैसा पेन ड्राइव विंडोज 7 का, तो बूटेबल पेन ड्राइव विंडोज 7 का। जैसे आप लोगों को सर पता होगा कि ये विंडोज 7 बूटेबल पेन ड्राइव ये होता है, मतलब कि एक पेन ड्राइव को बूटेबल बनाते हैं, ऐसा पेन ड्राइव को बर्न करते हैं जैसे हम मल्टीपल मशीन्स में ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल कर सकें। सो विंडोज 7 है तो विंडोज 7 की पेन ड्राइव, विंडोज 8 है तो विंडोज 8 की पेन ड्राइव, विंडोज 10 है तो विंडोज 10 की पेन ड्राइव होनी चाहिए। बट अगर मेरे पास ऐसा कुछ कंडीशन है कि मुझे नहीं पता कि मेरे सामने जो आने वाला फेज है, जो मशीन है वो विंडोज 7 है या 8 है या 10, तो वैसे में हमारे पास एक यूनिवर्सल ऑपरेटिंग सिस्टम एक है जिसे जिसे हम काली ऑपरेटिंग सिस्टम कहते हैं। काली ऑपरेटिंग सिस्टम एक ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम है जो एज अ यूनिवर्सल वे में यूज हो सकता है। सो अगर मुझे ऐसा यूज करना हो तो मेरे पास पेन ड्राइव मुझे पहले तो बनाना होगा काली का। अब मैं जनरली क्या है कि मैं यहाँ पे यूज कर रहा हूँ वर्चुअल मशीन। सो वर्चुअल मशीन के लिए मुझे पेन ड्राइव की नहीं, मुझे यहाँ पे जरूरत होगी एक आईएसओ इमेज की, क्योंकि उसी आईएसओ इमेज से मैं पेन ड्राइव बूटेबल बना सकता हूँ। तो यहाँ पे क्या है कि मुझे सेलेक्ट करना होगा काली ऑपरेटिंग सिस्टम। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं चेक करूँ कि मेरे पास काली अवेलेबल है या नहीं। सो आई थिंक मेरे पास नहीं नहीं। सो नहीं, मेरे पास काली अवेलेबल नहीं है। सो ठीक है, काली अवेलेबल नहीं है तो हम यहाँ पे एज अ विंडो से भी कर सकते हैं। एंड एज अ यहाँ पे एक मेरे कलीग भी ज्वाइन हुए हैं, अमन उथेड़कर। अमन के पास अमन आपके पास काली ऑपरेटिंग सिस्टम की इमेज है क्या? यस सर, मेरे पास काली ऑपरेटिंग सिस्टम की इमेज रखी हुई है। तो अपन उसमें पासवर्ड रिकवरी दिखा सकते हैं। वर्चुअल मशीन है? सर विंडोज की वर्चुअल मशीन नहीं है मेरे पास। हो जाएगा अभी। सर ट्राई करता हूँ मैं करने की। ठीक है, आप तब तक ट्राई करो, तब तक मैं दूसरा ये सेकंड वाली कंडीशन बता। ओके ओके। सो सर वो इन्वायरमेंट में रेडी करवा देता हूँ, बट तब तक मैं यहाँ पे आपको एज अ ये दिखा दूं कि अगर हमारे पास सेम उसी ऑपरेटिंग सिस्टम की फाइल हो तो क्या होगा। तो अगर मेरे पास सेम विंडोज 7 है और विंडोज 7 की पासवर्ड रिकवरी करनी है तो सिंपल सर ये कमांड लाइन बेसिस है, इसलिए मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपको ये परफॉर्म करनी है तो आप इसके स्क्रीनशॉट लेते जाना जिसमें आप एक एक कमांड को प्रॉपर्ली चला सको। सो स्टार्ट करने के साथ जैसे ही आप पेन ड्राइव इंसर्ट करके अपने मशीन में आप जैसे स्टार्ट करोगे आप वैसे ही आपके सामने यहाँ पे एक बटन कुछ टेक्स्ट आएगा लिखा हुआ, ये प्रेस एनी की टू बूट फ्रॉम सीडी और डीवीडी, जस्ट प्रेस एंटर। आपको सिंपल एक एंटर प्रेस करनी है और यहाँ पे कुछ चेंजेस करनी है, दो चेंजेस करनी है हमें, सीएमडी और यूटिलमैन। यूटिलमैन ऐसा कहें तो ये हमारी यूटिलिटी फाइल होती है। जब आप मशीन फर्स्ट टाइम लॉगिन करते हो तो आपको वहां पे एक्सेस की एक बटन आता है लॉगिन प्रॉम्प्ट पे, जिसमें आपको वो एक स्पीक मतलब वॉइस रिकग्निशन के थ्रू वो आपको बताता है कि हाँ ऐसा ऐसा आप इस पे कीबोर्ड वर्चुअलाइज कर सकते हो, ऐसे मल्टीपल ऑप्शंस होते हैं, उसी को यूटिलमैन कहते हैं। तो हम इन यूटिलमैन और सीएमडी को अगर हम थोड़ी सी चेंजेस कर दें तो हमारी ये मशीन की पासवर्ड रिकवर हो जाएगी। बहुत ही सिंपल टेक्निक है ये किसी भी विंडोज के साथ एप्लीकेबल। ये विंडोज 7 के साथ ही नहीं, विंडोज 8 10 आप जिस पे चाहो आप उस पे ये इंप्लीमेंट कर सकते हो। सिंपल हमें कंट्रोल शिफ्ट
एक मिनट, work नहीं कर रहा है यहाँ पे। ओके, सो शिफ्ट, आपको क्या करना है, यूज शिफ्ट F10। आप शिफ्ट F10 करेंगे यूज, तो आपके सामने एक कमांड प्रॉम्प्ट ओपन हो जाएगा। इस कमांड प्रॉम्प्ट में आपको क्या करना है, सिंपल, सबसे पहले आपको फाइंड करना है कि आपके सी ड्राइव की ऑपरेटिंग सिस्टम की फाइल कहाँ है। कि बिल्कुल ये वो सिचुएशन या वो लोकेशन आ चुका है जहां पे हम विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करते हैं। सो सिंपल, यहाँ पे हमें इंस्टॉलेशन नहीं करना, हमें यहाँ पे कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करके हमें उसे एक्सेस करना है। बिकॉज वी ऑल नो दैट कि हमारे मशीन में जो ऑपरेटिंग सिस्टम क्रिएट होते हैं, इंस्टॉल होते हैं, वो सी ड्राइव में ही होते हैं, और जो हमारे यूजर्स एंड पासवर्ड स्टोर होते हैं वो भी सी ड्राइव में ही होते हैं। लेकिन सी ड्राइव में कहाँ पे होते हैं, तो सी ड्राइव में सैम फाइल के अंदर होते हैं। सैम स्टैंड्स फॉर सिक्योरिटी अकाउंट मैनेजर। सैम फाइल होती है, उसी फाइल के अंदर हमारे यूजर्स एंड पासवर्ड की इंफॉर्मेशन स्टोर होती है। लेकिन उस यूजर एंड पासवर्ड वाले फाइल को हम ओपन नहीं कर सकते, वो ओपन नहीं हो सकता, बिकॉज एज अ रनिंग मशीन पे वो फाइल एक्सेस नहीं की जा सकती, क्योंकि वो एज अ अपने मशीन को उस वर्चुअल, मतलब उस एक्सेस को प्रोवाइड कर रहा था, वो शेल को प्रोवाइड कर रहा होता है। सर अगर आपने बिट लॉकर से आपने उसे लॉक किया है, एंड अगर वो लॉक हो चुकी है, तो लॉकिंग करने टाइम पे आपके पास एक फाइल आई होगी, एक फाइल जनरेट हुआ होगा। अगर वो फाइल आपके पास आज भी है, मतलब आपने कहीं रखा हो या कहीं भी ऐसा कहीं स्टोर हो, तो फिर ऐसा ये पॉसिबल है कि आप उस फाइल के थ्रू, उसमें एक एक्सेस की होती है, उस एक्सेस की को आप उसमें एडिट करके, मतलब उसमें आप पेस्ट करके आप उसका एक्सेस कर सकते हो। मतलब सर वो रिकवर हो सकता है, मीन्स कि आप उसे एडिट कर सकते हो। बट सर अगर वो राइट प्रोटेक्टेड हो चुका है, मीन्स कि कभी कभी हमको डेटा ट्रांसफर करते हैं तो वहां पे आता है यू वोंट बी एबल टू पेस्ट अ डेटा हियर बिकॉज योर पेन ड्राइव इज राइट प्रोटेक्टेड। तो अगर राइट प्रोटेक्टेड हो गया है तो सर नहीं हो सकता रिकवर, वो बिल्कुल रिकवर नहीं हो सकता, बिकॉज क्योंकि वो राइट प्रोटेक्टेड होने का मतलब बिल्कुल वो एज अ सीडी की तरह एक्ट करने लगता है। मतलब कि उसमें रखा हुआ जो डेटा है वो एज अ डेटा यूज होगा, आप जितनी बार चाहो आप उसको डेटा को यूज कर सकते हो, बट अब उसमें आप एक नया डेटा नहीं रख सकते। तो अगर बिट लॉकर के थ्रू सर अगर आपका लॉक हुआ है तो आपके पास एक फाइल होगी, उस फाइल को आप वहां पे यूज कर लो, आप आपके वहां पे अनलॉक हो जाएगी। बट फॉर्मेट नहीं करना सर आप, क्योंकि फॉर्मेट करने पे मे भी चांसेस कभी कभी होता है राइट प्रोटेक्टेड होने का, तो आपका पेन ड्राइव राइट प्रोटेक्टेड हो जाएगा। ओके सर, थैंक यू। अब यहाँ पे सिंपल, मैं सबसे पहले मैं बता दूं कि सैम फाइल हमें हम सर्च करनी है, तो सैम फाइल हमारे सी ड्राइव में होता है, और सी ड्राइव कहाँ होते हैं, तो सी ड्राइव के लिए हमें सर्च करना पड़ेगा। तो मैं सर्च करता हूँ सी एंड डी आई आर, नहीं है, फिर डी सर्च करता हूँ, यहाँ पे डी आई आर। ओके, मतलब अब जरूरी नहीं है कि जो हमारे मशीन में सी ड्राइव है, सी ड्राइव में ही डेटा है, तो यहाँ भी मैं सर्च करूंगा कमांड प्रॉम्प्ट पे तो सी ड्राइव पे ही मिलेगा, जरूरी बिल्कुल नहीं, कहीं भी हो सकता है, वो किसी भी अल्फाबेट के नेम से हो सकता है, ड्राइव लेटर से, तो यहाँ पे डी ड्राइव लेटर से। यहाँ पे आपको क्या है, आपके पास परफ्लॉक्स प्रोग्राम फाइल्स, आप इसे देखकर आप समझ जाओगे कि ये वही लोकेशन है जहाँ पे हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम की फाइल स्टोर होती है। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, अब यहाँ पे हमें सीधे चलना है विंडोज, तो cd स्पेस विंडोज स्लैश, आप यहाँ पे यूज कर सकते हो system32। system32 के अंदर यहाँ पे हमारे पास एक फाइल डायरेक्टरी होती है, हाँ system32 के अंदर हमारे पास होगा config cd, या फिर system32 में एक बार हम यहाँ पे सर्च कर लेते हैं कि हमारे पास cmd.exe फाइल है या नहीं, या utilman.exe फाइल है या नहीं। तो abcd ऊपर टॉप में आते हैं एक बार हम, ओके यहाँ पे शो नहीं कर रहा, सो एक बार मैं यहाँ पे कमांड एग्जीक्यूट कर लेता हूँ। तो यहाँ पे हाँ, तो यहाँ पे हमें क्या करना है,
सबसे पहले आपको cmd कमांड के थ्रू, मतलब इस cmd प्रॉम्प्ट के थ्रू cmd.exe फाइल को आपको utilman बनाना है और utilman को cmd बनाना है। जिससे क्या होगा कि जब आप लॉगिन करोगे तो वहां पे आपकी ईज ऑफ एक्सेस से आप क्लिक करके आपकी ईज ऑफ एक्सेस नहीं ओपन होगी, वहां पे cmd कमांड प्रॉम्प्ट ओपन हो जाएगा और वहां से आप पासवर्ड चेंज करके आप अपने मशीन का पासवर्ड रिकवर कर पाओगे। तो अभी तक मैंने सिंपल यही सिस्टम 32 तक गया हूं मैं, और यहाँ पे मैं कॉपी स्पेस cmd डॉट, आप टैब भी प्रेस कर दोगे तो आपका ऑटोमेटिक कंप्लीट हो जाएगा, cmd.exe एंड स्पेस, मुझे रिजल्ट इसमें चाहिए तो cmd.exe, तो यहाँ पे कॉपी कर दिया, यहाँ पे एक फाइल कॉपी होगी cmd1.exe के लिए। ओके, एंड अब यहाँ पे क्या करेंगे, हम utilman को चेंज करते हैं, तो कॉपी स्पेस utilman.exe को मैं utilman1.exe के नेम से क्रिएट कर देता हूँ। तो अब मेरे पास cmd का रेप्लिका cmd1 है और utilman का रेप्लिका utilman1 है। अब मुझे क्या करना है, मुझे utilman1 को cmd बनाना है, तो उससे पहले मुझे क्या करना होगा, मुझे cmd रिमूव करना होगा, तो del cmd.exe डिलीट हो गया। एंड ऐसे ही मैं अब क्या करता हूँ, रीनेम कर देता हूँ, तो रीनेम utilman1.exe को मैं cmd.exe में कन्वर्ट कर देता हूँ। एंड अब मैं यहाँ पे del कर देता हूँ utilman.exe को मेन फाइल, मीन्स की मेन cmd और utilman फाइल मैंने डिलीट कर दिया। अब मैंने utilman को मैंने cmd बना दिया और अब मैं cmd1.exe को utilman बना दूंगा, सिंपल। सो रीनेम utilman, नहीं आ रहा, अच्छा सॉरी, cmd1.exe स्पेस को utilman.exe। ओके, सो अब मेरे पास दो फाइल हैं, utilman और cmd, और काम हो गया। बस इतना ही करना था, बस मुझे रीनेम करना था, कॉपी करना था, डिलीट करना था, सिंपल। ये चार काम होने के बाद आपको सिंपल यहाँ से एग्जिट कर जाना है और इस प्रोसेस को क्लोज कर देना है, क्योंकि हमें इंस्टॉलेशन नहीं करना, हमें पासवर्ड रिकवरी करनी है। अब इस बार हमें कोई भी बटन प्रेस नहीं करना उसे एक्सेस करने के लिए, सिंपल यहाँ पे हम आएंगे एंड चेक करते हैं कि हमारा जो प्रोसेस है वो प्रॉपर्ली कंप्लीट हुआ या नहीं हुआ। सो यहाँ पे ईज ऑफ एक्सेस बटन, इसे क्लिक करते हैं और ये देखिए ये cmd ओपन हो गया। आप कभी भी एज अ नॉर्मली आप ईज ऑफ एक्सेस को बटन को क्लिक करके आप देखना, कभी भी ये cmd ओपन नहीं करता। तो सिंपल, मेरे यूजर का नेम क्या है, अभिषेक, ठीक है। मैं पासवर्ड भूल चुका हूँ तो क्या है, तो सबसे पहले मैं नेट यूजर से देख लेता हूँ, अभिषेक यूजर है, तो नेट स्पेस नेट यूजर अभिषेक स्पेस, मैं पासवर्ड देना चाहता हूँ अभी @123, आपके सामने दे रहा हूँ। द कमांड कंप्लीटेड सक्सेसफुली। एंड अब मैं अगर यहाँ पे एक्सेस देता हूँ 123 मेरा ओल्ड पासवर्ड, तो योर यूजर नेम और पासवर्ड इज इनकरेक्ट, मींस यूजर नेम पासवर्ड, यूजर नेम तो सही है, पासवर्ड क्या होगा, अभी @123, और ये देखिए आपका लॉगिन। सो सर यहाँ पे सिंपल यही है कि हम चाहकर भी इस प्रॉब्लम को रिजॉल्व नहीं कर सकते, हमारे पास ऐसा कोई सॉल्यूशन नहीं है इस चीज के। सो यहाँ पे थैंक यू सर, थैंक यू मैम। यहाँ पे ये सारी चीजें क्या है, यहाँ पे आपकी ये एक्सेस हो गए, और इस चीज को मैं जैसा कि बताया था कि रिजॉल्विंग हमारे पास सॉल्यूशन नहीं,
ये सॉल्यूशन हमारे पास ऐसा है कि हम इसे फेस बस ऐसे ही बचा सकते हैं कि हम अपने डिवाइस को किसी अननोन को हम एक्सेस करने के लिए ना दें। सो सर आई होप कि आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा, आप लोगों को ये सेशन पसंद आया होगा। मेरे एंड से मैंने अपने फुल एफर्ट देने की कोशिश की है आपको ये सेशन में समझाने की कि हम कैसे अवेयर हो सकते हैं, कैसी चीजों को हम बचा सकते हैं। सो थैंक यू मनीष सर, थैंक यू प्रिंसिपल सर, थैंक यू ऑल फैकल्टीज एंड एचओडीज। एंड अगर आप लोग को अब कुछ क्वेश्चंस पूछने हो, कुछ क्वेरी हो तो आप सर पूछ सकते हैं। आपको कुछ इससे रिलेटेड या कुछ और अवेयरनेस के बारे में आपको जानना हो तो आप बिल्कुल पूछ सकते हैं। हेलो। 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 हेलो सर, मेरा एक क्वेश्चन था। जी सर। सर जो मेटास्प्लॉइट का कनेक्शन रहता है, उसका सर कनेक्शन कितने टाइम तक मिनिमम रह सकता है? हाँ, मेटास्प्लॉइट का जो कनेक्शन टाइम पहले रहता है, एंड्रॉइड पेलोड का। एंड्रॉइड पेलोड का टाइमिंग एज अ मशीन जब तक रीस्टार्ट ना हो, एक तो कंडीशन सबसे पहले ये रहती है, तब तक की रहती है। और दूसरा ये कि अगर उसने एक बार एक्सेस कर रखा है तो एज हम कह सकते हैं कि वो एक्सेस हमारे पास अनलिमिटेड टाइम तक है, जब तक कि वो सामने वाला अपने मशीन को या तो रीस्टार्ट न कर ले या अपने मशीन को वो शट डाउन न कर। थैंक यू सर। और सर कोई क्वेश्चन? सर मेरा एक क्वेश्चन था। जी मैम। सर ये क्वेश्चन था कि आपने बताया कि हम जो भी ऐप इंस्टॉल करते हैं उनमें हम एक्सेस ग्रांट कर देते हैं, जैसे कि फाइल्स की, मीडिया की। तो अगर क्या हम उस ऐप को अनइंस्टॉल कर रहे हैं तो वो एक्सेस कभी भी उसमें बना रहता है क्या, या फिर हमें उसको सेटिंग में जाकर दोबारा उसको हटाना पड़ेगा? मैम एक्चुअली क्या है कि जब भी हम एप्लीकेशंस इंस्टॉल करते हैं तो इंस्टॉलेशन के टाइम पे हमारे वो नोटिफिकेशंस को अपने नोटिफिकेशंस हमारे उनके जो कैशेज होते हैं वो हमारे डिवाइस में स्टोर हो जाती है। तो अगर हम जब भी अगर कभी ऐसा कुछ कर रहे हैं जिसमें हम कोई एप्लीकेशंस रिमूव कर रहे हैं तो 99% चांसेस होते हैं हमारे सारे उसके जो लॉग्स वगैरह हैं सब कुछ रिमूव हो जाते हैं, लेकिन तब भी कुछ पार्ट पे हमारे कैशेज रह जाते हैं वहाँ पे। और वो कैशेज में भी एज अ कुकीज वगैरह ये सब एज अ वहाँ पे स्टोर्ड रहते हैं, जिससे कुकीज से भी हमारे सेशन हाईजैक होते हैं। तो बेटर सॉल्यूशन ये भी है कि जब हम एप्लीकेशंस रिमूव कर दें, जिस टाइम पे कभी हम बल्क में रिमूव कर रहे हो, तो हम साथ ही साथ कैशेज भी क्लीन कर लें एंड एज हम कुकीज को भी डिलीट कर दें। अगर हमने कभी गूगल से वगैरह से इंटरनेट से सर्च किया है तो अगर एंड्रॉइड एप्लीकेशंस हमारे हैं तो सिंपल उनके कैशेज को जो हमारे हैं वो कैशेज से रिमूव कर दो, आप उसी से हो जाए। मीन्स कि जैसे टर्बो बूस्टर्स वगैरह या टर्बो आपके रैम बूस्टर्स आते हैं आपके मोबाइल में, वहाँ पे बटन आते हैं, उस पर आप क्लिक कर दो तो आपको मोबाइल चार्ज वो एज अ फ्री कर देता है, फ्री स्पेस में भी कर देता है। ओके, थैंक यू सर। सर एक और क्वेश्चन था मेरा। जी सर। सर मेरा क्वेश्चन ये है कि अगर हम विंडोज के क्रोम का अगर किसी की कुकीज को सेव कर लें और किसी दूसरे विंडोज की मशीन में कुकीज को, उस कुकीज को अगर हम मतलब सेव कर दें जहाँ पे उसका डायरेक्टरी होती है, तो उसके सारे पासवर्ड्स और अकाउंट क्या हमारे विंडोज में आ जाएंगे?
इस चीज का अगर हम देखें तो हाँ ये हमारे कुकीज से रिलेटेड एज अ अमन है यहाँ पे। अमन इस चीज का आंसर और ज्यादा इलस्ट्रेट कर सकते हैं क्योंकि ये बग बाउंटी हंटर हैं, ये एक कंपनी में एज अ सिक्योरिटी सेशन हाईजैकिंग के लिए रहते हैं, तो ये जवाब देंगे। अमन, गोस टू यू। Okay, thank you, sir. Hello, all. I'm Aman. I'm working as cybersecurity analyst at Alphasub Technologies, Bangalore. Can you please repeat your question? सर जैसे मेरा विंडोज है, उसका मैंने कुकीज जो है उसको मैंने सेव कर लिया है, एक्सपोर्ट कर लिया, और किसी दूसरे विंडो के क्रोम में मैंने उसको एग्जैक्ट पाथ पे मैंने उसको सेव कर दिया है। तो जो मेरे विंडोज के अकाउंट के जो पासवर्ड सेव थे और अकाउंट थे वो क्या दूसरे विंडोज में चले जाएंगे? Okay, first of all, Windows के cookies की बात कर रहे हो आप या Chrome के cookies की बात कर रहे हो? क्रोम Chrome के cookies ना, तो Chrome के cookies एक्सपोर्ट करने के लिए अपन एक एक्सटेंशन यूज करते हैं, इसका नाम होता है कुकी एडिटर। शायद आप उसकी बात कर रहे होगे। कुकी एडिटर से क्या होता है कि अपन जो जिस सेशन का, मान लो अगर आपने कोई साइट है, जैसे फॉर एग्जांपल abc.com की साइट है, उसमें एक अकाउंट बना रखा है आपने, एंड उसके बाद आपने उस साइट का पर लॉग इन करा, आपका अकाउंट खुलेगा नॉर्मली, ठीक है। सो इफ दैट साइट इज नॉट प्रोटेक्टेड एंड उसमें कुछ वनएबिलिटी है, जैसे सेशन कुकीज एक्सपायर नहीं होती हैं, एंड टोकन मतलब एट अ टाइम रिफ्रेश नहीं होता है, रिफ्रेश रेट कम है उन साइट का, टोकन रिफ्रेश रेट कम है, तो उससे क्या होता है ना कि जब टोकन अपने रिफ्रेश नहीं होते हैं तो सेम टोकन काफी लंबे टाइम के लिए एक्टिव रहता है। तो जब अपन कुकी एक्सपोर्ट करेंगे एंड किसी और साइट में सेम कुकी एडिटर एक्सटेंशन के थ्रू अपन कुकी इंपोर्ट करेंगे, एक से एक्सपोर्ट कर रहे हैं दूसरे क्रोम में अपन इंपोर्ट कर रहे हैं, तो उसमें क्या होता है, जब तक वो टोकन एक्सपायर नहीं हो रहा है तब तक अपना कुकी वैलिड रहता है। तो वो सेशन जो पर्टिकुलर दूसरे क्रोम में चल रहा है वो वही का वही सेशन आपके उस कुकी के थ्रू जो सेकंड ब्राउजर आप बोल रहे हैं उसमें भी चल सकता है, जहां जब तक टोकन एक्सपायर नहीं हो रहा है। अगर टोकन उसका एक्सपायर होता है, जो आजकल काफी मतलब वेब एप्लीकेशन सिक्योरिटी में काफी काम आता है टोकन एक्सपायरेशन, तो अगर वो चीज सही से इम्प्लीमेंटेड नहीं है साइट के बैकएंड में या सर्वर में, तो उसके कारण सेशन हाईजैकिंग हो सकती है, एंड दिस पर्टिकुलर वल्नरेबिलिटी इज आल्सो नोन एज सेशन हाईजैकिंग। थैंक यू सर, थैंक यू। ओके, थैंक्स अमन जी। सर और सर कोई क्वेश्चंस हो? Okay, sir. Then thank you, sir. Thank you, all. वहीं सर आप सेशंस आप देख लीजिए। Yes, sir. Good afternoon. Good afternoon, everyone. Good afternoon, everyone. I, Assistant Professor, Department of KC Anamika Singh, would like to thank our guest speaker, Mr. Abhishek Singh Rajput, for enlightening us with their knowledge. Today's lecture was full of knowledge and interesting things. It gave deep insights into the topics and also revealed some interesting facts. I am very much sure the precious knowledge that Abhishek sir and Mr. Aman sir gave us will definitely help us in our studies. Once again, I would like to thank Mr. Abhishek Singh Rajput and Mr. Aman sir for taking out time from their busy schedule and enlightening us with their knowledge. Thank you so much, sir. Over to you. Hello. Hello, ma'am. Yes, sir. Good afternoon, everyone. I,
Professor Dolly Sahu, NRI Institute of Research and Technology, Bhopal. It is my privilege to be a part of this prestigious one-week online FDP titled Emerging Trends on Cybersecurities and Hands-On. We gained knowledge from all the eminent speakers in this FDP, Dr. Uday Pratap Rao, SV NIT Surat, Ahmad Ansari, IIT DM Jabalpur, Dr. Dalima Parwani, Principal Sant Hidaram Girls College, Baragar, Bhopal, Mr. Abhishek Rajput, Cybrom Technology Private Limited. They came here and shared their knowledge and vast experience with us. It is completely conducted on a digital platform online with the social distancing norms due to COVID-19 pandemic. The theme of this 5 days faculty development program is titled Emerging Trends in Cybersecurities and Hands-On. We are proud to announce that this FDP is being conducted along with the cooperation of TechWeb3 and RGPD Bhopal. There will be a plenty of knowledge enhancing in this 5 days FDP. The main outcome of this FDP is to come up with a national and international framework for the cyber education system in the future. The crux of this FDP will be how we use digital technologies and we save it from cyber attacks that are being increasingly adopted after the outbreak of this COVID-19 pandemic. We hope this 5 days FDP would help faculties participants to expand their mental horizon in the field of cyber security around the world.